नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वेरिकोसील के बारे में। पुरुषों में होने वाली ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो पीड़ित होते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ इसके कारण होती है। तो मैं आज आपको वेरिकोसील के बारे में ही बताऊंगा कि आखिर वेरिकोसील क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेरिकोसील क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक शब्द बड़ा सुना होगा, वो है वेरिकोज वेन। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, उनके पैरों की जो नसें होती हैं, जिन्हें आप लोग नसें बोलते हैं, हम लोग उनको वेन्स कहते हैं। ये जो वेन्स होती हैं ये ब्लड को वापस नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ ले जाने का काम करती हैं। इस काम को करने के लिए इनमें वॉल्व्स होते हैं। जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं या इनमें कोई वीकनेस आ जाती है तो जो ब्लड को ऊपर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो रुकने लगती है, धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ जाती है तो वहां पर ब्लड इकट्ठा होने लगता है। इसके कारण वहां पर जो वेन्स होती हैं वो एनगोर्ज्ड हो जाती हैं, फूल जाती हैं और उनमें दर्द होने लगता है। इस कंडीशन को वेरिकोज वेन कहते हैं। ये आदमियों में भी होता है और औरतों में भी होता है। अब ठीक ऐसी ही कंडीशन जब किसी पुरुष में होती है। पुरुष में चूंकि स्क्रोटम होते हैं, अंडकोश होते हैं। अंडकोश यानी कि पुरुषों के जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उनको होल्ड करने वाली थैली को अंडकोश कहा जाता है। उस अंडकोश में भी ब्लड की सप्लाई होती है और उस ब्लड की सप्लाई को वापस हार्ट की तरफ पहुंचाने के लिए उसमें वेन्स होती हैं। तो जब ये सेम कंडीशन, वेरिकोज वेन जैसी ही कंडीशन, जब पुरुष के टेस्टिस में, टेस्टिस को होल्ड करने वाला जो स्क्रोटम है उसकी वेन्स में हो जाती है, तब की वहां पर स्क्रोटम की जो वेन्स होती हैं उनमें एनगोर्जमेंट होने लगता है, वॉल्व में उनके खराबी आ जाती है, ब्लड पूरी तरह ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो वो जो स्क्रोटम की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं। तब इस ही कंडीशन को वेरिकोसील कहा जाता है। लक्षणों की बात करते हैं तो ज्यादातर तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। बहुत सारे मरीजों में पता ही नहीं चलता कि उनको वेरिकोसील है। कुछ मरीजों में इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो वो जो सिम्टम होते हैं वो ज्यादातर डिस्कम्फर्ट के सिम्टम होते हैं। यानी कि उनको एक अजीब सी बेचैनी उनको फील होती है, एक अजीब सी घबराहट उनको होती है। डिस्कम्फर्ट, हल्का हल्का पेन जैसा होता है कि पता नहीं कुछ वहां पर कुछ हल्का हल्का डल पेन हो रहा है। कुछ लोगों को सोरनेस की फीलिंग होती है। जिन लोगों में इंजुरी के कारण वेरिकोसील डेवलप होता है उन लोगों में सोरनेस की फीलिंग होती है, यानी हल्की चोट जैसा दर्द उनको महसूस होता है। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ये लेटने के साथ ही ठीक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो ब्लड है वो वापस अपने आप लेटने के कारण, जैसे ही बॉडी जो है वो नॉर्मल हुई, सुपाइन पोजीशन में आई और जो है ब्लड वापस जाने लगता है। तो इसके कारण वो जो वेरिकोसील है वो ऑटोमेटिकली लेटी हुई अवस्था में ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा देर तक खड़े होना पड़ता है, बहुत ज्यादा देर तक बैठना पड़ता है, उन लोगों में ये डिस्कम्फर्ट उनको होने लगता है। यही सामान्यतः वेरिकोसील के लक्षण होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको वेरिकोसील डेवलप हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वेरिकोसील, जब भी वो कभी स्क्रोटल यूएसजी कराते हैं तब उनको पता चलता है, यानी कि सोनोग्राफी कराते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको वेरिकोसील की शिकायत है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में उनको पेन हो सकता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से ये पेन टेस्टिस में जा सकता है। कुछ लोगों को हल्का हल्का एब्डोमिनल पेन होता है जो नीचे टेस्टिस तक जाता है। इस तरह के माइनर सिम्टम्स ही ज्यादातर देखने में मिलते हैं। एज सच कोई भी मेजर सिम्टम वेरिकोसील के केस में देखने में नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग वेरिकोसील के केस में कर सकते हैं। तो इसमें एक मेडिसिन मैं आपको नीचे के क्रम से बताता हूं। तो सबसे जो 5th नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो होती है आर्निका। दोस्तों, जिन लोगों को इंजुरी के कारण वेरिकोसील डेवलप होता है, ये मैंने 5th नंबर पर इसलिए ली है क्योंकि इंजुरी के कारण वेरिकोसील के जो केसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। ज्यादातर जो लोग क्रिकेट या वॉलीबॉल, इस तरह की फुटबॉल, इस तरह के जो खेल खेलते हैं, उन्हीं लोगों में वेरिकोसील इसके कारण ज्यादातर डेवलप होता है। तो वो ज्यादा इस तरह के केसेस नहीं होते हैं। तो जिन लोगों में इंजुरी के कारण वेरिकोसील की शिकायत होती है उनके लिए आर्निका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। वेरिकोसील के साथ साथ उन लोगों में कंटिन्यूअस इरेक्शंस होते रहते हैं, पेनफुल इरेक्शन होते हैं उनके पेनिस में, और उनको अर्ली इजैक्यूलेशन की शिकायत भी होने लगती है। खास तौर से ये जब पेशेंट है, जब ये सुबह सोकर उठता है तो इसके पेनिस में बहुत ज्यादा इरेक्शन होता है और नीचे टेस्टिस में इसको दर्द होता है।
तब उस कंडीशन में हम आर्निका मोंटाना का यूज करते हैं। इसके साथ ही इन लोगों को कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है जैसे इनको स्क्रोटम में कहीं कोई चोट लग गई है। जैसे चोट लगने पे हल्का हल्का जो दर्द होता है ना, सोरनेस जिसे कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वैसी चोट जैसी इनको फीलिंग होती है। और जिन लोगों में सेक्सुअल एक्सेस की कारण इंपोटेंसी डेवलप हो जाती है, उन लोगों में भी जब वेरिकोसील डेवलप होता है तो आर्निका का यूज करना चाहिए। इसे हमें 200 पोटेंसी में 4 बूंद दिन में एक बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके बाद जो चौथे नंबर पर मेडिसिन आती है दोस्तों, वो होती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी वेरिकोसील के लिए लगभग एक स्पेसिफिक ही मेडिसिन मानी जाती है यदि पेशेंट के सिम्टम से मैच करती है तो नक्स वोमिका के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर लॉन्ग सिटिंग की हिस्ट्री होती है, बहुत लंबे समय तक वो बैठे रहते हैं और इसके कारण उनकी जो वेन्स होती हैं स्क्रोटम की, उनमें प्रेशर पड़ने के कारण ज्यादातर आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, स्क्रोटम उनका एकदम दब जाता है, तो जिसके कारण वहां वेनस एनगोर्जमेंट की शिकायत होने लगती है। इसके साथ ही जब कभी पेशेंट को टेस्टिस में और स्पर्मेटिक कॉर्ड में बहुत ज्यादा पेन की शिकायत होती है वेरिकोसील के कारण, और खास तौर से वो लोग जो कि महिलाओं से बात करते समय जिनका सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, उन लोगों में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका। इसे हमें 200 पोटेंसी में 4 बूंद रात में सोते समय कंटिन्यू कुछ दिन तक पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वेरिकोसील के वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। अब सामान्यतः पल्सेटिला को महिलाओं की मेडिसिन होम्योपैथी में लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पल्सेटिला वेरिकोज वेन और वेरिकोसील की सबसे अच्छी दवाइयों में से एक है, खास तौर से उन केसेस में जबकि पेशेंट को वेरिकोसील के साथ साथ ऑर्काइटिस की भी प्रॉब्लम है। ऑर्काइटिस का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी किसी पेशेंट के टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन को ऑर्काइटिस कहा जाता है। तो जिन लोगों में ऑर्काइटिस की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी पल्सेटिला बहुत अच्छी है। जो लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस में लगे रहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा संभोग करते हैं और उनमें सेक्सुअल वीकनेस उसके कारण डेवलप हो गई है और उसके साथ साथ ही वेरिकोसील भी डेवलप है, टेस्टिस में उनको बड़ा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में पल्सेटिला 200 पोटेंसी में 4 बूंद दिन में सुबह और शाम 2 बार पेशेंट्स को कंटिन्यू देना चाहिए। इससे उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। कुछ दिन तक इसे कंटिन्यू देना है, 8-10 दिन में ये केस ठीक नहीं होगा, ये आप मान लीजिए। कंटिन्यू 1-2 महीने तक डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को यूज करना चाहिए। इसके बाद जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी होम्योपैथी में वेरिकोसील की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, तब जबकि पेशेंट के सिम्टम से मैच करती है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं खास तौर से पेशेंट को स्क्रोटम में इचिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को स्क्रोटम में सोराइसिस की या एक्जिमा की शिकायत होती है और उन लोगों को वेरिकोसील भी है, तब उस कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। और रस्टॉक्स को हमें 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम कुछ दिन तक उसे कंटिन्यू देना चाहिए, पेशेंट के ओवरऑल सिम्टम्स से, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से मैच करके। तब उसके जो वेरिकोसील होता है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और स्क्रोटम में होने वाला एक्जिमा और सोराइसिस भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब जो नंबर 1 मेडिसिन जिसका सबसे ज्यादा यूज वेरिकोसील के केसेस में होम्योपैथी में किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, और वो है हेमेमेलिस। सामान्यतः हेमेमेलिस को वेरिकोसील के लिए लगभग 95% केसेस में एक स्पेसिफिक मेडिसिन माना जाता है। और इसका कारण है कि ये ज्यादातर लोगों को हेमेमेलिस से बहुत अच्छा रिजल्ट वेरिकोसील के केसेस में, वेरिकोज वेन्स के केसेस में भी मिल जाता है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जिन लोगों को टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड में बहुत ज्यादा पेन होता है और ये पेन एब्डोमेन से धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, इसके साथ ही टेस्टिस उनको बड़े गर्म महसूस होते हैं और छूने पर बड़ा दर्द करते हैं, और ऑर्काइटिस इन पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है, तब उस कंडीशन में हमें हेमेमेलिस का मदर टिंचर यूज करना चाहिए और इसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं जिनसे कि वेरिकोसील को होम्योपैथी में ठीक किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी में पेशेंट के सिम्टम्स से मैच होना कोई भी मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी करता है। तो यदि पेशेंट के सिम्टम से कोई मेडिसिन मैच होती है तो उस मेडिसिन का उपयोग भी होम्योपैथी में किया जाता है। तो वेरिकोसील के जो केसेस होते हैं उनको अपने आप ठीक करने की कोशिश ना करें, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से। ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और सर्जरी की इनमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।